गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 20th ऑफ दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एनालिसिस। और जो पहला आर्टिकल है वो है अपोजिशन बेंचेस आर ऑलमोस्ट एम्प्टी, 49 मोर एमपी सस्पेंडेड, टोटल नाउ 141। देखिए क्या बात हो रही है कि हमने कल ही ये बात समझी थी कि किस प्रकार से दिसंबर 13 का वो दिन था जिस दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को जो कि 13 इन नंबर थे उनको पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया गया था। अब उन्हीं के दिसंबर 13 का ही वो दिन था जिस दिन यहाँ पर पार्लियामेंट का ब्रीच भी हुआ था, राइट कि दो लोग जो थे वो बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर घुस चुके थे, लोकसभा के अंदर घुस चुके थे और फिर गैलरी से नीचे कूद जाते हैं। तो ये सब दिसंबर 13 2023 के दिन को चल रहा था। उसके बाद दिसंबर 14 को हम देखते हैं कि सस्पेंशन का नोटिस आता है, न्यूज़पेपर में खबर आती है। उसके बाद दिसंबर 18 का दिन होता है जब दोबारा से फिर से ऑलमोस्ट 78 मेंबर्स को एमपी जो है पार्लियामेंट के अंदर उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसके ऊपर न्यूज़ आती है कि ये अब तक का 1951 से लेके अब तक का जितने भी सस्पेंशन हुए हैं एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा सस्पेंशन वाला दिन बन जाता है। अब तक इतने सस्पेंशन कभी हुए नहीं थे। आज फिर से ये न्यूज़ आई है कि दोबारा से फिर से 49 जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। टोटल मिलाकर जब हम इनको टोटल करते हैं तो ऑलमोस्ट 141 मेंबर्स बनेंगे, जिसमें से 95 जो है वो लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं एंड 46 हुए हैं राज्यसभा से। ये इतना बड़ा नंबर हुआ है। अब अगर ये सब कुछ है तो थोड़ा सा हमें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेना चाहिए। हमारे लिए एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि इनको सस्पेंड करता कौन है, इतनी अथॉरिटी है किसके पास, क्या इनको सस्पेंड करने कोई हाईकोर्ट का जज आता है, क्या ये प्रेसिडेंट करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कोई भी नहीं करता। इनको सस्पेंड करते हैं इधर आपके लोकसभा के स्पीकर जो कि हेड होते हैं या फिर आपके राज्यसभा के चेयरमैन। और अब राज्यसभा के चेयरमैन जो होते हैं वो एक और पोजीशन को हेल्ड करते हैं इंडिया की पॉलिटी के अंदर। वो क्या है? बिल्कुल सही, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो उपराष्ट्रपति होगा वही हमेशा जो राज्यसभा होंगे वहाँ के पीठासीन होंगे। देखिए यहाँ पर राज्यसभा के चेयरमैन की फोटो भी दी गई है जो कि जगदीश धांकड़ जी हैं, जो कि हमारे ऑल्सो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कि इनको सस्पेंड किया कैसे जाता है, क्या होता है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो होता है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट कोड, यानी या तो कोई ब्रीच कर देते हैं या कोई दिक्कत कर देते हैं, जैसा नहीं होना चाहिए था वैसा कोई काम करते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ चले जाते हैं, या फिर ये पार्लियामेंट के अंदर जो रूल्स बने हुए हैं, एक कंडक्ट बना हुआ है कोड ऑफ कंडक्ट, जब उस कोड ऑफ कंडक्ट को ये तोड़ देते हैं तब इनको सेशन से सस्पेंड किया जाता है। अब स्पीकर के ऊपर है कि वो इनको 2 दिन का सस्पेंशन दे या पूरे सेशन का सस्पेंशन दे। हमें पता है पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन यूजुअली देखे जाते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जो सभा है या जो दोनों हाउसेज हैं उनको 6 महीने में एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। यानी कि कभी कभी 2 सेशन भी हो सकते हैं सिर्फ, और कभी कभी 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट डिस्क्रिप्शन वो भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। पी से यहाँ पर मेरा मतलब है पार्लियामेंट के अंदर 3 सेशन यूजुअली होते हैं। पहला जो सेशन होता है वो होता है बजट सेशन, राइट। ये बजट सेशन होता है, मार्च अप्रैल से शुरू होता है, 3 महीने तक चलता है। नेक्स्ट हमारा होगा मॉनसून सेशन, जुलाई अगस्त के अंदर जब देखेंगे तब आएगा, और 2 महीने के लिए ही ये यूजुअली होता है। एंड लास्ट होता है विंटर सेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ 2 महीने भी चल सकता है, या जैसे इस साल 1 ही महीना चला है सिर्फ दिसंबर के टाइम। तो ये 3 सेशन होते हैं। अब जब स्पीकर इनको सस्पेंड कर रहे हैं तो इन्होंने सस्पेंशन किया है विंटर सेशन से। तो अब जो लास्ट डे है हमारा फ्राइडे को, विंटर सेशन का आखिरी दिन होने वाला है, आज वेडनेसडे का दिन है, तो उस दिन तक इनको बिल्कुल सस्पेंड कर दिया गया। पहले जिनको सस्पेंड किया था उनको भी पूरे सेशन के लिए सस्पेंड किया गया था। खैर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट था, हमारे लिए बजट इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि इनको सस्पेंड कौन करता है, हमारे लिए ये जानना जरूरी था कि पार्लियामेंट में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मेंस के क्वेश्चन के हिसाब से भी यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है बिल्कुल कि डेमोक्रेसी के लिए खतरा है या क्या ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं क्रिएट कर देता है।
तो वो अभी के लिए वी विल लेफ्ट ऑन दैट ऑन द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, कोई ना कोई उन पे आर्टिकल लिखेगा और हम उसी के बाद उस पर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, शिफ्ट द सोइंग पीरियड ऑफ विंटर क्रॉप्स, कन्वर्ट वेस्ट टू एनर्जी एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर ना बेसिकली एक इंटरव्यू लिया गया है, और इंटरव्यू लिया गया है आपके एक जो प्लूट अस IAS के नाम से है, प्लस उसके बाद जो सफ़र के यहाँ पर डायरेक्टर है। सफ़र क्या होता है? सफ़र आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया हुआ है, जो कि सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च। तो इनके जो को फाउंडर है गुफरान बेग, उनके साथ ये हुआ है और उन्हीं से बात की गई है कि किस प्रकार से आप को फाउंडर हो तो किस प्रकार से जो ये पोल्यूशन इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, खासकर सर्दियों में और भी ज़्यादा, तो इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। सबसे पहले बात होती है क्या एयर पोल्यूशन सॉल्वेबल है, क्या उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर पता चलता है कि देखिए एयर पोल्यूशन जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इसी वजह से है क्योंकि वो डिपेंड करता है एयर के ऊपर, हवा के ऊपर, और जहाँ हवा चलती रहेगी उधर ही एयर पोल्यूशन होता रहेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि जो सोर्स था एयर पोल्यूशन का वहीं पे एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। क्लाइमेट के बारे में या फिर ज्योग्राफी के बारे में जब हम समझते हैं तो हमें पता होता है जहाँ पर टेम्परेचर यानी कि हाई होगा वहीं से एयर ऊपर की तरफ जाने लगेगी, और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा वहाँ से एयर नीचे की तरफ आने लगेगी। तो ये ऐसे चेंज करती रहती है पैटर्न में, कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, फिर ये एक दूसरे के साथ टकराती हैं कुछ एयर और फिर से ऊपर चली जाती हैं। सो ये बहुत सारे फिनोमिना है जो आप फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे। अब बात होती है कि जब एयर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब एयर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाती है तो वो साथ में अपने एयर पोल्यूशन भी लेकर जाती है, ऑब्वियस सी बात है। खासकर कुछ पोल्यूटेंट जो होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो वैसे भी एयर के अंदर है ही, तो उससे तो हम ये नहीं बोल सकते कि कुछ और लेके जा रही है। हाँ, प्रॉब्लम होती है जब एयर कोई पार्टिकुलेट मैटर लेकर जाती है। पार्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? पार्टिकुलेट मैटर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि PM 0.01% भी होता है जो कि आपकी लंग्स के अंदर ईजिली जा सकता है और जो कि अभी देखने को भी मिलता है, व्हीकुलर इमिशन से ज़्यादातर होता है। उसके अलावा PM 2.5 होता है, ये भी काफ़ी खतरनाक है। सबसे खतरनाक है PM 0.01%। PM 2.5 जो होता है वो भी आपको एटलीस्ट ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। एंड फिर होता है PM 10, तो ये ठीक ठाक है बट ख़राब तो ये भी है, तीनों ही ख़राब है। चलिए अब यूजुअली हम देखते हैं कि PM पार्टिकुलेट मैटर क्या होगा। कभी भी आपने देखा है कि कोई चीज़ आप जला देते हैं फॉर एग्जांपल और वहाँ से धुआं निकलता है, धुएं के साथ साथ वहाँ पर कुछ कण भी ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं, राइट। कुछ जो कण जो होते हैं वो होते हैं पार्टिकुलेट मैटर। जब ये हवा के ऊपर जाएंगे या हवा के साथ घूमेंगे तो इनका जीवन गैसेस की तरह बहुत लंबा नहीं होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मान लीजिए 500 साल तक कि वो ईजिली एटमॉस्फेयर में हवा के अंदर रहेगी, ऐसा यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर के साथ नहीं होता है क्योंकि इनमें वेट होता है। आप कोई भी कण लेके जा रहे हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई वेट है ऑब्वियसली, और इनकी लाइफ इसी वजह से एयर के साथ जस्ट 5 से 6 दिन की ही होगी। जैसे कार्बन जब आप जलाते हो और वो जब ब्लैक कार्बन बन जाती है तो उसकी लाइफ स्पैन मैक्सिमम 10 डेज का ही होता है। अदरवाइज नॉर्मल जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोक्साइड है, उनका तो बहुत सारा लाइफ स्पैन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड और ब्लैक कार्बन जो होगी उनकी मैक्सिमम 10 साल तक ही लाइफ होगी। क्योंकि ये कब बनती है? बनती जब है जब आप इसको अधूरा, यानी आप कार्बन को जला रहे थे या फ्यूल को मान लीजिए कोई कोयला वगैरह, और उसको अधूरा छोड़ देते हैं, आप उसको पूरी तरीके से कंबस्ट नहीं करते हैं। सो जब ये रहेगा तो ये हवा में ऊपर जाएगा, और अब क्योंकि ये कणों के हिसाब से ऊपर गया है या मैटर के साथ ऊपर गया तो इसके अंदर वेट होगा, और ये वेट धीरे धीरे जब एयर की स्पीड कम होगी, ऑब्वियस सी बात है, तभी ये वेट डाउन आएगा नीचे आके और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा या फिर जो सोयल है उसके ऊपर या पत्तों के ऊपर, इन सब के ऊपर बैठ जाएगा। तो ये होता है पार्टिकुलेट मैटर, और ये घूमते रहते हैं आपकी हवा के साथ। सो या इट्स सोल्यूबल कि आपको एयर शेड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। जैसे सफ़र में बोला जा रहा है कि यहाँ पर बार बार क्वेश्चन उठे क्या व्हीकुलर जो इमिशन होता है वो इतना खतरनाक है, तो कहते हैं कि एयर पोल्यूशन में व्हीकल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो 8 से 10% है, और आपकी जो पेडी का पार्टीशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो सीजनल है। मान लीजिए
परसेंट है, 40% है, लेकिन ये सीजनल है कि सीजन के साथ ही ये आएगा। खासकर पंजाब हरियाणा के ऊपर अब की बार पूरा जो नवंबर दिसंबर की स्टार्टिंग के हमारे दिन थे वो इन्हीं मुद्दों पे चले गए। तो इनके लिए सॉल्यूशन भी बताते हैं कि एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, वो है 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहला तो ये है कि पैडी को अगर ना ही उगाया जाए इन एरियाज़ में तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इसके लिए ज़्यादा पानी चाहिए, वाटर ज़्यादा चाहिए। पैडी क्या होता है? धान की खेती। तो धान की खेती के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि ये जो पंजाब हरियाणा की जो स्टेट्स हैं उनके पास वाटर, ग्राउंड वाटर ही है, नेचुरली इतनी ज़्यादा रेन यहाँ पर नहीं होती है, जो कि पैडी को ऑलमोस्ट 200 mm तक की रेन चाहिए, वो रेन यहाँ पर नहीं होती है। तो पंजाब हरियाणा क्या करते हैं? ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, और इस वजह से जो ग्राउंड वाटर की टेबल है वो दिन प्रतिदिन बहुत ही लो हो रही है, यानी कि डाउन जा रही है। अब ग्राउंड वाटर कैसा होता है इसको भी समझ लीजिए। देखिए, ये है आपकी सोइल, राइट, दिस इज योर अपर ग्राउंड या सोइल आप मान सकते हैं इसको, कि ये ऊपर का ग्राउंड है जहाँ पर मिट्टी है। और मैं इसको अच्छे से बनाने के लिए थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। देखिए, ये आपकी मिट्टी है, ये आपका ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा है। इसके ऊपर आपको प्लांट्स मिलेंगे, राइट, इसके ऊपर बहुत सारे प्लांट्स होंगे। इसके ऊपर आपको हाउसेस वगैरह भी मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये घर है, ऑलराइट। अब इसके नीचे होती हैं अलग अलग तरीके की मिट्टी, जैसे कुछ टाइम तक यहाँ पर होंगी पोरस मिट्टी, जो कि आप ये छोटे छोटे देख पा रहे हैं ना, ये मान लीजिए वाइट कलर ही दिख रहे हैं। यानी कि ये पोरस क्या होता है? छिद्रनुमा। तो जब भी आपकी बारिश होगी, यहाँ से ड्रॉप्स के सहारे बारिश हो रही है, तो वो इन छिद्रों में आते आते ज़मीन के अंदर चली जाएगी। अगर ये मिट्टी पोरस ना हो ना, तो यहाँ से मिट्टी के अंदर पानी नहीं जा पाएगा। फिर ये पानी जो कि जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, ये वाटर यहाँ पर आया था, ये वाटर यहाँ पर ऐसे बहने लग जाता है या इकट्ठा होने लग जाता है। क्यों इकट्ठा होने लग जाता है? क्योंकि नीचे आपकी होती है एक वाटर टेबल, और ये जो वाटर टेबल होती है ये किसी मजबूत चट्टान से बनी होती है। यानी कि ये जो चट्टान है ये पोरस नहीं है, यहाँ पर पानी नीचे नहीं जा सकता। यानी कि जितना भी ग्राउंड वाटर है वो एक लिमिटेड तरीके से ही यहाँ पर इकट्ठा हो सकता है। ये होता है पूरा ग्राउंड वाटर का आपका सिस्टम। अब इस ग्राउंड वाटर के अंदर अगर आप यहाँ से बार बार इसको डाउन करते रहेंगे, मान लीजिए पहले हमारा ग्राउंड वाटर था, पहले इतना होता था, अब इतना रह गया है, फिर बारिश नहीं हुई, आप दोबारा ज़रूरत से ज़्यादा जितना वो रिफ़िल नहीं कर पा रहे हैं उससे ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, फिर ये ग्राउंड वाटर थोड़ा और कम होगा, फिर धीरे धीरे और कम होगा, फिर और कम होगा, और एट द एंड ये बहुत ही कम रह जाएगा। अब आप नीचे से, अब इस चट्टान के नीचे से तो कोई पानी नहीं लेके आ सकता है ना, बिकॉज इट्स नॉट पोरस, ये बिल्कुल अनपोरस है, बिल्कुल ये स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल उस तरीके की चट्टान है नीचे। तो यहाँ से ऊपर की तरफ वाटर नहीं जा सकता, इधर इतना ही वाटर बचा हुआ है। तो अब कितना ही जोर लगा ले ग्राउंड से वाटर खींचने में, वाटर की शॉर्टेज ज़रूर होगी, सभी के लिए यहाँ पर वाटर की शॉर्टेज दिखाई देगी। इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि ग्राउंड जो वाटर टेबल है वो अगर बार बार नीचे जा रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए जो वहाँ के निवासी है, रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होंगी। और इसीलिए पहला सॉल्यूशन है कि ये जो जहाँ पर ऐसा टेम्परेचर है, जैसे कि वेस्ट बंगाल पर हम देख सकते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटोलॉजी ऐसी है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धान हो सकता है, और इसी वजह से उसको धान का कटोरा भी बोला जाता है, राइट। दूसरा, अगर हम देखें साउथ इंडियन की कुछ स्टेट्स है जहाँ पर एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम उतनी नहीं है। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि समुंदर से रात को जब ठंडा हो जाता है सब कुछ क्लाइमेट, तो समुंदर पानी ठंडा होने में भी टाइम लेता है और गर्म होने में भी टाइम लेता है, या ओशन की जब हम बात करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि आसपास का एरिया कोल्ड हो चुका है, रात का टाइम है, राइट। ये यहाँ पर हम मान लीजिए मुंबई है, या फिर केरला यहाँ पे लगा लेते हैं, ऑलराइट। ये केरला है, यहाँ पर पूरा का पूरा ओशन है आपका, इधर है क्या है? ओशन। अब क्या हो रहा है कि आसपास का केरला का रात का टाइम हो गया, नाइट का टाइम है, और सब कुछ कोल्ड है, और यहाँ से हवा, क्योंकि ये गर्म है, और हमें क्या पता है कि कभी भी जब भी कोई सिचुएशन यानी कि गर्म होता है जहाँ पे टेम्परेचर और कहीं पे आसपास सराउंडिंग में कोल्ड होता है, तो हवाएं हमेशा ऊपर उठती है और ऊपर उठ के इधर की तरफ चल पड़ेंगी। नाउ वी कैन सी
हवा को हम इस तरीके से बनाते हैं। नाउ अब हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, अब ये रात के टाइम पे यहाँ पे होंगी, राइट। अब अगर यही कंडीशन हम बदल देते हैं तो नाइट का टाइम है, अब हमने कंडीशंस थोड़ी सी चेंज कर दी। यहाँ पर ओशन है एंड हेयर अगेन इट इज़ केरला, और केरला के पास में अब हो गया है दिन का टाइम, डे टाइम, ये है नाइट टाइम। सो डे टाइम में क्या होगा कि जो पोल्यूशन रात में, तो जो पोल्यूशन यहाँ पर केरला में था वो उसके पास ठंडी हवाएं चली गई हैं, अब दिन में उल्टा होगा। अब क्योंकि यहाँ पर ओशन पूरी रात में ठंडा हो चुका है ऑलरेडी और दिन में गर्म होने में उसको टाइम लगेगा, तो अब यहाँ से हवाएं उठेंगी, साथ में जितना भी यहाँ पर कोस्टल जो स्टेट्स होती हैं उनके आसपास जितना भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि हवा के साथ जा रहा है ना वो, ये हवाएं अपने साथ पर्टिकुलर मैटर को लेकर वापस आएंगी और ओशन की तरफ नीचे चली जाएंगी। सो इस तरीके से सेल्फ क्लीनिंग एक तरीके से होता रहता है, इसीलिए साउथ की स्टेट्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि जो दिल्ली एरिया है या फिर जो नदर्न स्टेट्स हैं ये लैंड लॉक स्टेट्स हैं। यहाँ पर आप आसपास कहीं पर भी ये नहीं देख पाएंगे कि हवाएं इधर डायरेक्ट आ सकती है। ऊपर से हिमालय है, ऊपर की तरफ पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ है, तो हवाएं उनको क्रॉस कर नहीं सकती हैं। सो इट्स अ प्रॉब्लम। साउथ की तरफ यहाँ पे अरावली भी थोड़ा बहुत देखा जा सकता है। सो ये समस्याएं हैं और इसी वजह से डायरेक्टर यहाँ पर बोलते हैं कि इनका सोल्यूशन होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर जो पैडी होती है या फिर जो और भी इस टाइम पे सीजनिंग की जाती है उनको थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए, यानी कि वो थोड़ा कम टाइम के बाद बोएं, अभी ना बोएं, क्योंकि अभी सारे जो के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, क्लाइमेटोलॉजी के हिसाब से सभी वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो ज़्यादा नुकसान यहाँ पर करेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, और ये आर्टिकल हमारा किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट था? ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट था हमारा जीएस पेपर 3 के एनवायरनमेंट के पोर्शन के अंदर। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बना हुआ है, तो बिल्कुल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है मेंस के अंदर। सो थोड़ा सा ध्यान से इन सारे कंसेप्ट को ज्योग्राफी के साथ समझ लीजिए, सो दैट आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा अच्छा हो। और नेक्स्ट हम चलते हैं, वालिमा वाधवा द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है जो कि है न्यू लेसन्स न्यू क्वेश्चन मेजरिंग डिजिटल लिटरेसी। देखिए डिजिटल लिटरेसी की यहाँ पर बात हो रही है। क्या होता है डिजिटल लिटरेसी? यानी कि जो भी आपकी डिजिटल समझ है या जो शिक्षा है वो कितनी यहाँ पर है, पढ़ाई कितनी है। क्या आपको एक स्मार्टफोन अच्छे से चलाना आता है? क्या आपको उसमें से कोई ऑर्डर करना आता है? ऑर्डर करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ के अंदर फंस जाए। क्या आपको रिव्यूज़ पढ़ने आते हैं कि कहाँ से होगा? सो दिस इज डिजिटल लिटरेसी। नाउ यहाँ पर पहले ही वालिमा जी जो है वो पहले बताती है कि किस प्रकार से राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन आया था 2009 के अंदर, जिसने 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं 6 to 14 ईयर्स उनको राइट टू फ्री एंड एजुकेशन का यहाँ पर एक सक्षम वो दिया, और उनको बोला गया कि इनको फ्रीली पढ़ाना ही पढ़ाना होगा, ये कंपलसरी है इस उम्र में। और मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी यहाँ पर आपको बता दूँ जो कि 2020 में आती है इंडिया में, वहाँ पर इसी एज ग्रुप को 3 ईयर से बढ़ाकर कर दिया जाता है 18 ईयर्स की। राइट टू एजुकेशन जो होगा वो 3 से 18 साल तक होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। बट राइट टू एजुकेशन जो एक्ट बना हुआ है 2005 में, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वही 6 से 14 वाला ही अभी तक चल रहा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये कहती है कि ये आया था तो उस समय बड़ी उमंग थी, और जब हम 2018 में इसके डाटा को देखते हैं तो हम पाएंगे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ। बहुत सारे बच्चे जो है वो आने लगे। ऑब्वियस सी बात है कि कंपलसरी है तो पेरेंट्स को उनको पढ़ाना पड़ेगा, फ्री मिल रहा है तो भी वो लोग भेज दे रहे हैं। इसी के अलावा एक और स्कीम लाई गई थी जो कि था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक क्या होता है? मिडिल, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी, यानी कि जब आप 8th क्लास कंप्लीट कर लेते हो और उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप हो जाते हो सेकेंडरी स्कूल के अंदर, राइट। तो माध्यमिक में पहुंच जाते हो आप, उसके आप हायर में जाएंगे, 11th 12th आप कर लेंगे यहाँ पर, 9th 10th 11th 12th, उसके बाद आप हायर एजुकेशन में जाएंगे जो कि कॉलेज होगा। उसके बाद तो आप कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, वो हायर के नाम से जाना जाएगा। सो ये होते हैं 3 कैटेगरी ऑफ एजुकेशन। पहली होती है प्राइमरी यानी कि 8th क्लास तक, फिर होगा आपकी सेकेंडरी एंड देन हायर। ओके,
सो नाउ ये कहती है कि बहुत सारा इम्पैक्ट देखने को मिला है। फिर आ जाता है कोविड का टाइम कि 2018 तक का डाटा जो हम देख रहे थे एजुकेशन के ऊपर, जो कि काफ़ी अच्छा था, जिसमें कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट आती है, जिसको कि असर भी बोल सकते हैं। ये एक एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अंदर पता चलता है कि कैसे जो कितने बच्चे हैं वो आ रहे हैं, कितने बच्चे यहाँ से गए हैं, स्कूल्स में एडमिशन हटवा लिया है। तो कोविड के टाइम पे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा समय था, एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए जो प्राइमरी स्कूल्स होते थे उनको तो बिल्कुल ही बंद कर दिया गया था। तो इसका नुकसान भी देखना पड़ेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 साल यहाँ पर हो चुके थे और खासकर ये बंद हो चुके थे। तो इसके बाद का समय ऐसा हुआ ना कि अब प्रॉब्लम्स ये मानी गई कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर अपने आप को बैकआउट कर जाएंगे स्टडी से, जो कि कुछ हद तक देखा भी गया। लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी एक रिकवरी फिर से वापस से आई, और जो ASER रिपोर्ट थी 2020 और 21 की, उसने बताया कि किस प्रकार से एक माइनर इंक्रीज तो हुआ है जो बच्चे स्कूल से बाहर जा रहे हैं, लेकिन वो प्राइमरी और यंगर एज ग्रुप में ज़्यादा हुआ है। 6 से 10 साल के जो बच्चे थे उनके अंदर ये ज़्यादा देखने को मिला है। हो सकता है कि डिले एडमिशन हुए, इस वजह से उनका एडमिशन नहीं हो पाया। उसके अलावा हम देख पाएंगे कि कैसे जो 15 से 16 ईयर्स के ओल्ड बच्चे थे, यानी कि जो सेकेंडरी क्लासेस में या सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर जा चुके थे, उनका वो फॉल कर गए थे 16.1% से लेकर 9.9% 2020 के अंदर। यानी जितने बच्चे इस टाइम पे स्कूल को छोड़कर बाहर निकल जाते थे उनकी कमी हुई है। यानी कि अच्छी बात है कि ज़्यादा बच्चे अभी पढ़ रहे हैं आगे, राइट। 2022 में ये और भी कम हो गया है, जो कि 7.5% हो गया है। यानी ये क्या है, बाहर जाने का डाटा, कितने बच्चे इस उम्र में स्कूल छोड़ देते थे। 16.1% छोड़ देते थे ऑलमोस्ट, जब हम डाटा देखेंगे 2014 के बाद का, राइट। और यहाँ पर ये डाटा 2021 के अंदर 20 के अंदर 9.9 होता है, 2022 में 7.5 होता है। तो ये अच्छी बात है कि कम बच्चे स्कूल को छोड़ रहे हैं। उसके अलावा अब इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि किस प्रकार कोविड की वजह से सभी के सभी घरों में गांव के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चेंज आया वो आया है रूरल आपका डिजिटलाइजेशन। क्यों हुआ है रूरल के अंदर इतना डिजिटलाइजेशन? क्योंकि कोविड का टाइम था, सब कुछ स्टडी जो हो रही थी वो एक बेसिक नीड बन गई थी बच्चों के लिए, किसी एक स्मार्टफोन का होना उनके पास, क्योंकि क्लासेस ज़्यादातर ऑनलाइन होती थी, डिजिटल होती थी, या फिर वर्क वगैरह भी डिजिटल होता था। तो उस समय पे गांव के अंदर, जो कि अगर हम देखें 2020 से पहले, तो ऑलमोस्ट 33% लोगों के पास ही एक स्मार्टफोन होता था, वो 2022 की रिपोर्ट में बढ़कर 75% लोगों के पास तक आ गया। ये बिल्कुल गाँव की बात हो रही है, जहाँ पर हर किसी को वो नेसेसिटी अनुभव हुआ और उनके बाद उनको वो खरीदना पड़ा। यहाँ पर फिर एक और रिपोर्ट आती है जो कि थी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि अमर्जिंग डिजिटल डिवाइड के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि किस प्रकार कुछ जो वेल डूइंग फैमिलीज़ हैं वो लोग यहाँ पर डिजिटल डिवाइस में, या फिर कह सकते हैं कि डिजिटली काफ़ी आगे चल रहे हैं, लेकिन जिनके पास ये नहीं है, जिनकी इनकम कम है, जिनको टेक्नोलॉजी का इतना फ़र्क नहीं पड़ा या पता नहीं है, वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डिवाइड आ रहा है। एक लोग बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको टेक्नोलॉजी मिली हुई है स्टार्टिंग से ही, उसके बाद उनको यूज़ करना आ रहा है, दूसरों को वो मिल ही नहीं रही हैं। तो ये जो डिवाइड आप देख पा रहे हैं ना, ये जो आप इतना बड़ा स्पेक्ट्रा यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आपका डिजिटल डिवाइड, कि 2 बच्चे हैं, एक के पास लैपटॉप भी है, फ़ोन भी है, क्लासेस भी हैं उनको सीखने के लिए, दूसरा बच्चा है जो गांव का है जिसको अभी अभी स्मार्टफोन मिला है, लेकिन अब उसको उसका कम यूज़ करना आ रहा है, या फिर लिमिटेड यूज़ ही बस उसको करना आता है। ही कैन नॉट अफोर्ड टू गो एंड लर्न कंप्यूटर, राइट। ये सब कुछ वो नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला, और इस वजह से जो एक रेवोल्यूशन लेके आई थी स्टडी के अंदर खास करके, वो रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट कम दिखाई दे रहा है। यानी कुछ हद तक वो इम्पैक्ट बहुत
बड़ा है, जैसे कि एड टेक कंपनीज यहाँ पर आई। एड टेक क्या होते हैं? एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं, क्रांति ला देते हैं पढ़ाई के जो एक तरीका होता था ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग के अंदर। और लेकिन फिर भी ये लिमिटेड रह जाता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक ये पहुंच ही नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से ये कह रहे हैं कि हमें हमारी क्वालिटी जो है ना लेबर फोर्स की, उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि जो अभी डेवलपमेंट की विकास की ज़रूरतें हैं वो साथ साथ पूरी हो सके। और ये सिर्फ तब हो सकता है जब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो नए पीपल हैं, नए जो यंग बच्चे हैं, उनको ये एस्पिरेशन जो देखना चाहते हैं, सपने देख रहे हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाएं। तो ये यहाँ पर एक आर्टिकल था, इस अच्छे तरीके से इन्होंने इसको समझाया। नेक्स्ट हम चलते हैं बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन। ये लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा, और कैसे बताते हैं कि देखिए स्टार्टिंग में हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि 2024 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है 3 देशों के लिए, हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें हमारी इतनी बात नहीं की गई है, लेकिन स्टिल यूरोप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूरोप के अंदर जनवरी के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्शन होंगे यूरोपियन जो डेवलपमेंट है या यूरोपियन यूनियन जो है उसके प्रेसिडेंट्स के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं 2024 में यूएस के अंदर, यानी कि जो उनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं जो कि 4 साल में एक बार होते हैं, वो होने वाले हैं 2024 में। अगेन यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं रशिया के अंदर। तो ये पूरा का पूरा कहानी है कि ये जो मेन किरदार हैं इस आर्टिकल के, वो ये 3 मेन किरदार हैं, यूरोप, यूएस एंड रशिया। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस प्रकार से अगर यूएस के अंदर जो कि दिखाई दे रहा है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे, तो इसको देखते हुए जो कि यूएस का जो इलेक्शन है वो पहले हो रहा है, इट विल बी कंफर्म कि पुतिन यहाँ पर 5वीं बार दोबारा से रशिया के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ऊपर से यूरोप का थोड़ा सा यहाँ पे हम चेंजिंग बिहेवियर देखेंगे कि कैसे यूरोप जो कि सिक्योरिटी मांगता था यूएस से, वो अभी थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। कैसे यूएस में अभी भी बाइडेन जो गवर्नमेंट है वो यूक्रेन को यहाँ पर हेल्प करना चाहती है, उनके लिए एड भेजना चाहती है, मदद भेजना चाहती है, लेकिन वहाँ पर उनको हेल्प करने के लिए भी जो उनका कांग्रेस का सेशन है जहाँ पर बहुत सारे रिपब्लिक पार्टी, यहाँ पे 2 ही पार्टी है ना, कांग्रेस उनका क्या होता है पार्लियामेंट को बोला जाता है, व्हाइट हाउस क्या होता है जहाँ पे उनके प्रेसिडेंट रहते हैं। अब इन्हीं के अंदर 2 पार्टीज हैं यूएसए के अंदर, एक पार्टी का नाम है कांग्रेस इंडिया की तरह, दूसरी का नाम है ये कांग्रेस के अंदर 2 पार्टीज हैं, एक का नाम होगा डेमोक्रेटिक एंड दूसरी का नाम होगा रिपब्लिक। तो ये जो 2 पार्टीज है ये अपनी अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं, और इनके जैसे इनके अंदर ये मेन जो पार्टीज हैं, डेमोक्रेटिक में आपके हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये आपके बाइडेन, एंड रिपब्लिक में है ट्रंप। ऑल राइट, तो ये पूरी हिस्ट्री अब हमें समझ में आ चुकी है। अब हमें समझना होगा कि 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाला है प्रेसिडेंट का, और ऐसी आशंकाएं मानी जा रही हैं कि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से री इलेक्ट करने वाले हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा एनालिस्ट का बताना है कि हो सकता है कि वो दोबारा आ जाए, क्योंकि बाइडेन से अभी जो रिपब्लिकन है वो भी सेटिस्फाई नहीं है ऑब्वियसली। ऊपर से जो वहाँ की हम देख पाएंगे कि पॉपुलेशन है वो भी वहाँ पे इतनी सेटिस्फाई नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन फिर हम बात करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ट्रंप जो है वो एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा नाटो को लेके, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इस नाटो की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग कंट्रीज़ को फील करने में बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, कि वो नाटो को लेके कहते हैं कि नहीं ये तो होगा, राइट, कि हम तो अपनी पावर दिखाएंगे। उसी प्रकार से रशिया जो कि यूएस के साथ या यूरोप के साथ कोई अच्छे संबंध बनाना भी चाहता है, तो जब भी नाटो उसके पास आता है या उसके साथ कोई यूरोपियन कंट्री जाती है, तो रशिया को हमेशा ये अपने लिए थ्रेट लगता है, हमला लगता है, खतरा लगता है। उसको लगता है कि नाटो अगर इतने पास हमारे आ जाएगी तो वो कभी भी हम पे हमला भी कर सकती है। ऑब्वियस सी बात है। तो ये उनको एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लगती है, और इसीलिए वो हमेशा फिर यूरोप के साथ भी वॉर की स्थिति में आ जाते हैं। अगर हम यूक्रेन वॉर को याद करें, जो कि अभी न्यूज़ में इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है क्योंकि गाज़ा के अंदर ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, गाज़ा के अंदर जो मैसेकर्स हो रहे हैं तो वो यहाँ पर हमेशा न्यूज़ के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो यूक्रेन के अंदर भी जो हमला था, ये युद्ध था, वो इसी वजह से चल रहा था, क्योंकि अभी भी हम देख पाएंगे कि यहाँ पर यूक्रेन बात कर रहा था नाटो को
को ज्वाइन करने की। तो जब ये नाटो को ज्वाइन करने की बात कर रहा था तो रशिया को ये एज अ थ्रेट लगा और उसने उसके ऊपर पहले ही अटैक कर दिया। स्टार्टिंग में यूक्रेन की जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे जेलेंस्की, वोलोदिमीर जेलेंस्की, उनको काफ़ी सराहाया गया कि किस प्रकार से वो एज अ हीरो की तरह यहाँ पर आकर 2022 के अंदर लड़ रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन अब उनके लिए भी इसको मेंटेन कर पाना काफ़ी मुश्किल हो गया है डोमेस्टिकली भी, क्योंकि एक तो लोग खिलाफ हो गए, कह रहे कि हमें नहीं चाहिए। नॉर्मल सी बात है, कॉमन पीपल कोई क्यों युद्ध चाहेगा? उनके रोज़मर्रा के जीवन के अंदर अगर आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ले आएंगे, उनके कम्युनिकेशन को रोक देंगे, काम को रोक देंगे, तो सबको बुरा लगेगा। दूसरी बात है, एक्सटर्नली भी उनको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है और सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले कर रहा है हंगरी। यूरोप के अंदर हमें लगता होगा कि ठीक है एक्सटर्नली तो रशिया यहाँ पे कुछ कर रहा होगा, लेकिन यूरोप के जो मिड के अंदर हंगरी कंट्री है वो यूएन जब 50 मिलियन की यूरो की यहाँ पर एड देना चाहता था अभी यूक्रेन को, उसमें उसने हस्तक्षेप किया और इसको रोक दिया। तो हंगरी भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। पता नहीं क्यों, हो सकता है रशिया के साथ उसको अपने रिलेशन ठीक करने हो, या हो सकता है कोई आइडियोलॉजिकल इशू हो। तो ये सब हम देख पा रहे हैं अभी के लिए कि आगे क्या क्या होने वाला है, कि किस प्रकार से ये जो 3 कंट्रीज और ये जो 3 इलेक्शन है ये कैसे या तो रंग रूप बिल्कुल बदल के रख देंगे। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, अभी तक की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, खासकर यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है सी राजा मोहन ने कि अगर रशिया के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी व्लादिमीर पुतिन भी वापस आ जाते हैं, और यूएस के अंदर, यहाँ पे रशिया, यहाँ पे यूएस, और अगर यूएस के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बन जाती है, यानी कि बाइडेन वापस नहीं आ पाते हैं और ट्रंप आ जाते हैं, तो ये एक नए तरीके का युद्ध हमें दिखाई देगा दोनों देशों के बीच में। हो सकता है कि ये फिजिकली ना हो, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजीज का टकराव होगा वो काफ़ी यहाँ पर देखा जाएगा, और दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए काफ़ी हॉस्टाइल होंगी। हालांकि नॉट इन फिजिकल टर्म्स जरूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी, उनके जो सेशंस होंगे, उन सभी में ये ज़्यादातर दिखाई देगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सप्लेन्ड पेज से, जो कि बात कर रहा है टेलीकॉम बिल के बारे में। कह रहे हैं कि क्या क्या है टेलीकॉम बिल है और इसके क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। लिखा गया है सोमेंद्रा बारिक द्वारा, और ये कह रहे हैं कि टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 को यहाँ पर लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था मंडे के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट है जरा देख लेते हैं। जो टेलीकम्युनिकेशन बिल होने वाला है, ये अब अगर ये एक्ट बन जाता है, और किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ है ऑर्डिनरी बिल है तो वहाँ से उसको पास होना है, फिर उसको भेजा जाएगा दूसरे हाउस में, जैसे ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है तो राज्यसभा में भेजा जाएगा पास करने के बाद, और जब ये भी पास कर देते हैं तो फिर इनको भेजा जाएगा फॉर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं, अगर प्रेसिडेंट भी हामी भर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, तो बिल से ये कन्वर्ट होके बन जाएगा एक्ट। राइट, अब ये क्या बन गया है, एक्ट। पहले यहाँ पर क्या था, बिल, इट वॉज अ बिल, तो ये एक्ट बन जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि अगर ये एक्ट बन जाता है तो ये क्या क्या करेगा। पहली बात तो ये 3 जो पुराने एक्ट थे टेलीकम्युनिकेशन को लेते हुए, उनको रिप्लेस कर देगा। जैसे कि पहला जो था वो था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1855, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, बदल देगा। दूसरा है यहाँ पे द वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933। थर्ड होगा द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950। तो काफ़ी पुराने ये तीनों एक्ट है, अभी तक इन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा टेलीकम्युनिकेशन काम करता था। इन तीनों को ये ख़त्म कर देगा, और ख़त्म करने के बाद ये देखिए इनको बिल्कुल हटा देगा, और एक नए रूप में आएगा जो कि होगा टेलीकम्युनिकेशन, द टेलीकम्युनिकेशन बिल एक्ट हम बोल सकते हैं। अभी ये बिल है, ध्यान रखिएगा, जिसमें बता रही हूँ कि अगर ऐसा हो जाता है, अगर इसको पास कर दिया जाता है 2023 के नाम से, इस नाम से फिर ये जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि हाइलाइट्स क्या क्या है बिल के अंदर। पहले देखेंगे कि जो बिल है वो थोड़ा सा करंट जो लाइसेंसिंग का प्रोसेस है, लाइसेंस दिया जाता है किसी भी रिजीम को, उसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करने वाला है, यानी कि थोड़ा सा सिंपल कर देगा, उसका जो भी प्रोसीजर है उसको सिंपल बना देंगे, पहला हाईलाइट। दूसरा यहाँ पर होगा कि
आपके जो ऑक्शन करवाए जाते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम को लेके, चाहे वो आपका सैटेलाइट क्यों ना हो, तो उसका जो तरीका है उसके लिए भी अलग अलग सेक्टर्स के अंदर इनको बांटा जाएगा। जैसे मेट्रो रेल, कम्युनिटी रेडियो वगैरह, डिफेंस, रेलवे वगैरह, वहाँ सब पे इस पे ऑक्शन करवाए जाएंगे कि वो कहाँ कहाँ पे इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। थर्ड, हम बात कर सकते हैं कि एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा जो वॉलेंट्रली डिस्क्लोज करेगा इन एडवर्ट लैप्सेस वगैरह को, या फैसिलेट करने वाला है सेटलिंग डिस्प्यूट, जब कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा, जब टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ा जाएगा उनकी वजह से। और टेलीकॉम डिस्प्यूट्स, इसी वजह से क्या बनेगा, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल। तो ये जो ट्रिब्यूनल होगा, यानी कि एक तरीके से कोर्ट होते हैं, ट्रिब्यूनल जो भी होते हैं वो एक कोर्ट होते हैं, जस्ट उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर ये क्या है, जैसे जीएसटी का भी एक अपीलिएट ट्रिब्यूनल है, राइट, कि अपील कर सकते हो वहाँ पे जाके। एक तरीके से आप मानेंगे कि जीएसटी की खुद की काउंसिल क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टाइप है, या फिर जीएसटी ट्रिब्यूनल बनेगा, जीएसटीटी। और फिर अगर आपको लगता है कि मेरा मुद्दा यहाँ पे ठीक से हुआ ही नहीं, सुना ही नहीं गया, तो फिर आप जाएंगे अपील लेके। तो ये अपीलिएट इसी वजह से होता है कि आपकी अपील, जिस प्रकार आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, वो होता है आपका अपीलिएट। तो ये भी यहाँ पर आपका अपील सुनने वाला होगा दोबारा से। नेक्स्ट हम चलते हैं कि और क्या क्या होगा। ये कह रहे हैं कि बिल जो होगा वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को ही ये अथॉरिटी देगा, स्पेशली कि वो इंटरप्शन कर सकते हैं या डिस्क्लोज कर सकते हैं किसी भी पावर को, किसी भी सस्पेंड भी कर सकते हैं किसी जिनको उन्होंने पावर्स दी हुई हैं पब्लिक सेफ्टी को इंटरेस्ट में रखते हुए। तो ये काफ़ी यहाँ पर बड़ी बात है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये और फिर से बोल रहा है कि बिल ये भी सेंटर को एक और पावर देने वाला है कि सेंटर को वो इतनी शक्ति दे देगा कि वो कंट्रोल कर सकता है कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज है या नेटवर्क्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से अगर कोई वॉर का समय आ जाता है तो जो भी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से सेंटर को ठीक लगता है उसी तरीके से वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं जैसे उनको सही लगेगा। फिर हम कहते हैं कि इनमें एलोकेशन कैसे होगी, एलोकेशन दी जाएगी या फिर यहाँ पर ऑक्शन किया जाएगा। एलोकेशन क्या होती है कि आप किसी को छाट के वैसे दे रहे हो, ऑक्शन क्या होता है, बोली लगाना, कि आपके पास आके अलग अलग वो कह रहे हैं कि हम इतने पैसे देंगे, हमें दे दीजिए, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा वो मिलेगा। कहते हैं कि बिल जो है वो स्पेक्ट्रम दो तरीके का होगा, एक तो नॉर्मली जो टेलीकम्युनिकेशन होते हैं, दूसरा यहाँ पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है। तो ये सैटेलाइट वाले जो हैं ये शायद काफ़ी यहाँ पर फ़ायदा उठा पाएंगे, जैसे कि इसके अंदर बिग विन माना जा रहा है कि एयरटेल का जो है वो यहाँ पर भारतीय एयरटेल, वन वेब यहाँ पर ज़्यादा ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फिर एलोन मस्क का खुद का स्टार लिंक है, वो यहाँ पर समझ में आ रहे हैं कि शायद वो फ़ायदा उठा पाए या ले पाए ऑक्शनिंग के अंदर। और यहाँ पर अमेज़ोन की तरफ से एक और हम देख पाएंगे सैटेलाइट तरीके से, जो कि होगा कुएपर। तो ये तीनों जो हैं कंपनीज, ये अपने यहाँ पर ब्रॉडबैंड के अंदर इसको असाइनमेंट करेंगे यहाँ पर कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन को किस तरीके से दे पाएंगे। अब हमें ये समझना होगा कि जब बात हो रही है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कोई टेरिटरी का नहीं होता है, यानी कि जिस प्रकार से हमारी कंट्री का, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी कंट्री का ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन होगा। जिस प्रकार से माना गया है कि स्पेस हैज़ नो लिमिट, राइट, कि स्पेस जो है उसके पास कोई लिमिट नहीं है, तो उसी तरीके से उस स्पेस को हम बाउंड्रीज के हिसाब से भी नहीं बांट रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर सैटेलाइट्स के टेलीकम्युनिकेशन जो है उसके ऊपर कोई टेरिटोरियल लिमिट्स नहीं है, और उसको मैनेज करने के लिए एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बनाई गई है, ITU बनाया गया है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिसके अंदर कितने मेंबर हैं, 197। इंडिया इज़ अ मेंबर, ऑब्वियसली इंडिया एक मेंबर यहाँ पर है। तो ये हमें पता चला है अभी तक। बाकी हम चलेंगे कि ठीक है आगे क्या ये होता है नहीं होता है, पास करेगी लोकसभा, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट एक आर्टिकल है, इलीगल दिल्ली कॉलोनीज प्रोटेक्टेड फॉर अनदर 3 years व्हाट द लॉ से। इलीगल दिल्ली कॉलोनीज की बात की जा रही है।
देखिए, सबसे पहले ये जो बिल है इसको बार बार एक बिल के नाम से जब ये सभी के सभी आपके पार्लियामेंट्रियंस जो हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है, उसके बाद इतने कम पार्लियामेंट में होने के बावजूद यहाँ पर कुछ 3 बिलों को पास किया गया। जैसे एक बिल यहाँ पर है द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉ स्पेशल प्रोविजंस के हिसाब से ये सेकेंड अमेंडमेंट बिल यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जो कि 2026 तक चलने वाला है। 3 साल तक ये होने वाला है, 31 दिसंबर 2026 तक। क्या है ये बिल? ये बिल एक्चुअली में पहली बार लेके आया गया था 2014 के अंदर। 2014 में ये बिल क्या बोलता था कि 3 साल तक जो भी झुग्गी झोपड़ीज होती हैं आपकी, झुग्गी या फिर इन्हीं वर्ड्स का एक्चुअली इसमें इस्तेमाल भी किया गया है बिल के अंदर, उनको झुग्गी झोपड़ी कह के बोला गया है। और इसके अलावा अनऑथराइज्ड कोई भी लोग रह रहे हैं जिनको अथॉरिटी नहीं है रहने के लिए, वो हार्ट लाइक कंडीशन हो सकती हैं, स्लम्स हो सकती हैं, इन सभी में जो भी रह रहे हैं इंसान, उनको 3 साल के लिए कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। उनके जो भी जहाँ पर भी वो रह रहे हैं उनको तोड़ा नहीं जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न गवर्नमेंट कह रही है कि क्योंकि उनको एक ठीक तरीके से यानी कि एक रेगुलेटेड फेज़ के हिसाब से उनको अलग जगह देनी पड़ेगी पहले, वो जहाँ पर रह रहे हैं उसको तोड़ने से पहले। और गवर्नमेंट इस काम को अभी के लिए नहीं कर पा रही है। मिनिस्टर जो है अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि महुआ के जो हम देख पाएंगे मिनिस्टर, उनका कहना है कि देखिए अगर हम दिल्ली के अंदर देखें तो 40 से 50 लाख लोग ऐसे हैं जो स्लमिंग के अंदर रहते हैं या ऐसी जगहों पे रहते हैं जो ऑथराइज नहीं है। यानी कि अगर इनको घरों के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जगह बदली जाएगी, तो कम से कम 8 से 10 लाख रेजिडेंशियल होम्स यहाँ पर चाहिए होंगे, राइट। 40 से 50 को 8 से 10 लाख क्यों चाहिएंगे? क्योंकि एक फैमिली में 4 से 5 मेंबर होंगे, राइट। तो 8 से 10 लाख यहाँ पर घर चाहिए इनको करने के लिए। लेकिन अभी तक ऑलमोस्ट जस्ट 1 से 2 लाख लोगों का ही समाधान हो पाया है, तो अभी बहुत काम करना बाकी है, ऐसा उनका एक स्टेटमेंट आता है। और इसी वजह से ये बिल जो कि 2014 से चल रहा है, इसको बार बार 3 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। अब की बार भी यही कर दिया गया है कि जस्ट जो 2023 की डेट लिखी गई थी दिसंबर की, उसको बदल करके अमेंड करके 2026 कर दिया गया। अदरवाइज पूरा का पूरा बिल सेम है जो पहले आता था। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है ऑब्वियसली जीएस पेपर 2 में। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा इकोनॉमी पेज से, और ये आज का हमारा आखिरी आर्टिकल होने वाला है। इसी के साथ हमारा न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा। तो आर्टिकल कहता है एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी इज अ की शॉक ऑब्जर्वर फॉर इंडिया। IMF की यहाँ पर बात हो रही है। क्या होता है IMF? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए IMF के डायरेक्टर्स जो है वो इंडिया की ग्रोथ को देखते हैं, और इंडिया की ग्रोथ को देखते हुए वो एक कॉम्प्रिहेंशन करते हैं इस बात का कि कैसे इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो अभी फ्लेक्सिबिलिटी में है और उसको डिफेंस करना चाहिए। जो अब एक्सटर्नल शॉक्स जो लग रहे हैं, एक्सटर्नल शॉक्स क्या लग रहे हैं, कभी गाज़ा के अंदर कुछ हो रहा है, कभी कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स USA के अंदर जो मान लीजिए वहाँ के जो फेडरल बैंक है वो कुछ कर दे रहा है, तो इन सब का एक्सटर्नल शॉक इंडिया के ऊपर लगता है, ऑब्वियसली हमें इम्पैक्ट होता है। तो यहाँ पर पहले जैसे कि इंडिया की एक तरीके से सराहना की गई है IMF के डायरेक्टर्स के द्वारा कि किस प्रकार इंडिया अपनी इकोनॉमी को रिसेलिएंट रखे हुए है, यानी मुश्किल समय में भी वो अपने आप को उभार रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं। 7 पॉइंट की हम लोग ग्रोथ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हमारे बात किया जाए कि हमारा जो रुपए था वो डिप्राइव हुआ था 80.3 समथिंग से लेके 83.4 की रेंज के अंदर कोविड में, लेकिन फिर भी इसको हमने फिक्स रखा है और ज़्यादा रुपए की वैल्यू को घटने नहीं दिया है, डेप्रिसिएशन ज़्यादा नहीं होने दिया है। तो ये भी एक बड़ी बात, अच्छी बात कही गई है उनकी तरफ से। फिर कहते हैं कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है, यानी फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेक्स भी इसको बोल देते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स जो होता है वो होता है आपकी फॉरेन करेंसी की, कितने हमारे पास US के डॉलर हैं, कितने हमारे पास रशिया का रूबल है, यानी कि जापान के साथ कितनी हमारे पास जो भी फॉरेन करेंसीज होती हैं वो हमारे पास कितनी है, ताकि हम उसको रुपए से जब टाइम आएगा, मान लीजिए रुपए की वैल्यू थोड़ी कम होने लगी है, तो हम जापान वगैरह की इन सभी करेंसीज को बेच देंगे या किसी को दे देंगे अलग अलग उन्हीं कंट्रीज को, तो इससे क्या होगा, रुपए की वैल्यू बढ़ने लगेगी दोबारा से, राइट। क्योंकि हमारे पास फिर हमने रुपए को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं हम दोबारा, तो इसलिए
आरबीआई हमेशा ये जो आपका फॉरेक्स होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसको अपने पास रखता है। तो इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो ऑलमोस्ट $600 बिलियन को क्रॉस कर चुका है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और आगे की तरफ एक सेफ इकोनॉमी को दर्शाता है कि किस प्रकार इकोनॉमी में अगर कोई समस्या हो भी जाती है तो उसको हैंडल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी इंडिया के लिए। और रिसेशन जहाँ पे और कंट्रीज़ में देखा गया है कोविड के समय से लेके अभी तक, वो रिसेशन भी इंडिया में नहीं देखा गया। इंडिया एक लौती ऐसी कंट्री है जो बहुत स्पीडली पिछले 4 साल से ग्रो कर रही है और स्टीडली कर रही है, लगातार कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है या उसमें कुछ डिप्रेशन जैसी स्थिति देखी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर बात करते हैं यहाँ पर 3 मुद्दों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 4th इज यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिशिएट। कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पास करंट अकाउंट का डेफिशिएट है, यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर कर्ज होता है डेफिशिएट या फिस्कल जो होते हैं, वो भी हम देख पाएंगे कि वो भी इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि 1.8% से वो डाउन हो चुका है जीडीपी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है कि ठीक है, ये भी यहाँ पर ठीक तरीके से काम हो रहा है। फिर कहते हैं कि डायरेक्टर्स ने ये भी तारीफ की कि इस प्रकार से जो आरबीआई है इंडिया का, वो एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन में प्रोएक्टिव रहता है, क्योंकि हमें पता है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो हर 2 महीने में मिलती है, राइट। तो वो जो है, और वहाँ के जो आरबीआई के हमारे गवर्नर है शक्तिकांता दास इस समय पे, तो अभी तक जो पॉलिसीज चलाए हुए हैं उनके स्टांस जो है वो अकोमोडेटिव स्टांस अभी हमने देखा कि लास्ट उन्होंने लिया कि हम इसको चेंज नहीं करने वाले हैं। रेपो रेट को हिसाब से बढ़ाया जा चुका है जो कि 6.6% के ऊपर कुछ है। तो उसके बाद जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो भी यहाँ पर ध्यान दिए गए, यानी जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव जो टूल्स होते हैं आरबीआई के पास या हमारे पास गवर्नमेंट के पास बोले तो इकोनॉमी में उनका अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसीलिए यहाँ पर इंडिया की इस तरीके से तारीफ भी होती है। फिर आरबीआई IMF के डायरेक्टर्स ये भी बोलते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो ऐसे ही स्टेबल और आपका रिसेलियंट बना रहना चाहिए, और उसी के लिए जो ग्रोथ रेट है वो दिखाई दे रही है बैंक क्रेडिट होने के बाद भी कि कितने लोग यहाँ पर बैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंक्लूजन हो रहा है, क्रेडिट लोन ले रहे हैं। लो लेवल ऑफ नॉन फार्मिंग परफॉर्मिंग एसेट्स की NPA जो है वो काफ़ी कम है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी कम है। हालांकि बार बार आरबीआई हमें यहाँ पर कंसर्न दिखा रहे थे नॉन रेगुलेटेड उनके ऊपर कि ये जो आप कर्जा दे रहे हैं अब लगातार क्रेडिट कार्ड या छोटे छोटे बैंक्स अलग अलग वो बना के, तो NPA हो सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। सो यही सब आज के बारे में था। और यहाँ पे फिर डॉक्टर्स ये भी नोट करते हैं कि किस प्रकार से एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर रिफॉर्म अगर बनाया जा सकता है तो वो इंडिया की डेमोग्राफिक एंड इनकरेज करेगा अथॉरिटीज़ को कि वो प्रमोट करे जॉब रिच होने में, इंक्लूसिव होने में और ग्रीनर ग्रोथ के अंदर। ग्रीनर ग्रोथ क्या कि ग्रोथ इस हिसाब से करिए कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े आने वाली जनरेशन्स के ऊपर। तो यहीं पर ये हमारा आज का न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अभी ऑलमोस्ट 150 डेज़ बचे हुए हैं प्रीलिम्स के अंदर। सो ऑल द बेस्ट।